कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान आखिर बना कैसे? देखिए, भारत का संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है। ये तो एक ग्लोबल पहेली की तरह है, जिसके हर एक टुकड़े को दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों से चुन चुनकर जोड़ा गया है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये बना कैसे। सोचिए, साल था 1947। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन जश्न के शोर के बीच हवा में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा था कि करोड़ों लोगों, अनगिनत संस्कृतियों और इतनी ज्यादा विविधताओं वाले देश के लिए शासन की एक व्यवस्था, एक रूल बुक कैसे बनाई जाएगी। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये तो एक ऐतिहासिक काम था। तो इस विशाल चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ नया आविष्कार करने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। वो दुनिया के बेहतरीन विचारों की एक तरह की शॉपिंग ट्रिप पर निकल पड़े। उन्होंने दुनिया के महान लोकतंत्रों को खंगाला, उनके आइडियाज को समझा और फिर उन्हें भारत की जमीनी हकीकत और जरूरतों के हिसाब से ढाला। और इसी गहरी सोच समझ के बाद वो दस्तावेज तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो चलिए अब और देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी ये खास संवैधानिक वर्ल्ड टूर। हमारा पहला पड़ाव है लोकतंत्र की वो नींव, वो बुनियादी विचार जिन्होंने इसे मजबूती दी। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम से। और सच कहूं तो इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है ना? आखिरकार लगभग 200 सालों के ब्रिटिश शासन के बाद ये तो तय ही था कि उनके गवर्नेंस मॉडल का हम पर गहरा असर पड़ेगा, खास तौर पर जो उनका संसदीय लोकतंत्र का ढांचा था। तो हमने वहां से क्या लिया? सबसे पहले तो सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी एक प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जो संसद के प्रति जवाबदेह हो। फिर आया रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। ये बहुत जरूरी सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और हाँ, पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का विचार भी ब्रिटिश परंपरा से ही लिया गया था। चलिए अब अटलांटिक पार करके चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, एक ऐसा देश जिसका संविधान पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांतों पर बनाया गया है। अमेरिका से जो सबसे बड़ा तोहफा हमें मिला वो था मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट, वो अधिकार जो हर नागरिक को कुछ बुनियादी आजादियों की गारंटी देते हैं। इसके अलावा एक आजाद सुप्रीम कोर्ट का आइडिया, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जिसके तहत अदालतें किसी भी कानून को जांच सकती हैं कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं। और यहाँ तक कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती लाइनें भी अमेरिकी मॉडल से ही प्रेरित हैं। मतलब सारा फोकस था नागरिकों के अधिकारों पर। लेकिन देखिए, एक लोकतंत्र को सिर्फ अधिकारों की ही नहीं, एक मजबूत ढांचे की भी जरूरत होती है। तो अब अगली बड़ी चुनौती ये थी कि भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं से भरे देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ढांचा कैसे तैयार किया जाए। और इस बड़ी पहेली का जवाब मिला कनाडा में। कनाडाई मॉडल ने केंद्र और राज्यों के बीच ताकत के संतुलन का एक बहुत ही कारगर समाधान पेश किया। तो कनाडा से हमने एक क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय सिस्टम का विचार लिया। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली हो। उस वक्त के हालात को देखते हुए ये बहुत जरूरी था। जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, यानी वो विषय जो किसी लिस्ट में नहीं थे, वो केंद्र को दे दी गईं और राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया ने भी केंद्र को मजबूती। हमारा सफर अब हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, जहां हमारे संविधान निर्माताओं को केंद्र और राज्यों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि सहयोग को बढ़ावा देने का एक बड़ा ही स्मार्ट आइडिया मिला। और ये आइडिया था समवर्ती सूची का। सोचिए, ये एक तरह की साझा लिस्ट है, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है जो टकराव की जगह टीम वर्क को बढ़ावा देता है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम उन सिद्धांतों, शक्तियों और सुरक्षा उपायों पर ध्यान देंगे जो भारतीय संविधान को उसका खास चरित्र और मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देते हैं। अगला स्टॉप आयरलैंड। यहाँ से भारत को एक नैतिक दिशा निर्देश मिला, एक मॉरल कंपास मिला, यानी सरकार को कैसे काम करना चाहिए इसके लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत। आयरलैंड से आए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक तरह का घोषणा पत्र है जो बताते हैं कि देश के लिए कौन से सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करनी है। भले ही आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये देश को चलाने के लिए एक गाइडबुक की तरह है। और हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन भी आयरिश प्रेरणा से ही लिया गया। अब बात करते हैं दो वैचारिक महाशक्तियों की, फ्रांस और उस समय का सोवियत संघ। इन देशों ने हमारे संविधान में कुछ बहुत ही शक्तिशाली दार्शनिक और सामाजिक आदर्शों का योगदान दिया। देखिए, क्रांतिकारी फ्रांस से गणतंत्र यानी रिपब्लिक का महान विचार आया।
मतलब देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। और सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया, यानी सिर्फ अधिकार ही नहीं, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श भी अपनाएं, जो एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हैं। देखिए, बड़े बड़े आदर्श तो ठीक हैं, लेकिन देश चलाने के लिए कुछ नियम कायदे, कुछ प्रक्रियाएं भी तो चाहिए, है ना? तो ऐसी ही दो बहुत जरूरी प्रक्रियाओं के लिए हमारी निर्माताओं ने जापान और जर्मनी की ओर देखा। जापान से आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। ये नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, जो ये पक्का करता है कि किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं जर्मनी के वाइमार संविधान के इतिहास से एक बहुत बड़ा सबक लेते हुए भारत ने आपातकालीन प्रावधान अपनाए, ताकि राष्ट्रीय संकट के समय केंद्र सरकार देश को संभाल सके। और अब हमारी इस वर्ल्ड टूर का आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टॉप, दक्षिण अफ्रीका। एक ऐसा देश जो खुद एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरा था। यहाँ से भारत ने एक बहुत ही खास ताकत उधार ली, और वो थी बदलने की शक्ति। जी हाँ, ये है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। ये समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है, और यही चीज इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है। तो इस तरह ये वर्ल्ड टूर खत्म हुआ और संविधान सभा दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों का खजाना लेकर घर लौटी। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, जो दस्तावेज बना वो कोई कॉपी पेस्ट जॉब नहीं था, ये एक संश्लेषण था। भारतीय संविधान दुनिया के बेहतरीन विचारों का एक अनूठा संगम है, जिसे बहुत सावधानी से भारत की मिट्टी, यहाँ की संस्कृतियों और यहाँ की चुनौतियों के हिसाब से ढाला गया है। ये सच में एक भारतीय मास्टरपीस है। तो अब जाते जाते एक सवाल सोचने वाला है। ये संविधान अतीत के वैश्विक ज्ञान पर बनाया गया था। सवाल ये है कि भविष्य के कौन से वैश्विक विचार इसे आकार देते रहेंगे। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भारत का ये जीवंत दस्तावेज अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कैसे विकसित होता रहेगा, सोचिएगा जरूर।